तो साथियों नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको कि पशु जो गाभिन हो जाता है उसकी क्या पहचान होती है और कौन कौन से तरीके होते हैं उसका पता करने का। पशु की कैसे हम लक्षण देखेंगे, कैसे उसका पता लगेगा कि हमारा पशु गाभिन हो चुका है, और उसको हम खिलाने पिलाने में क्या क्या विशेष ध्यान रखेंगे। तो साथियों अभी हम चलते हैं क्लास में, और आज हमारे डॉक्टर साहब आपको बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ बताएंगे कि हमारा पशु गाभिन हो गया तो उसको कैसे चेक करें। बेटे आज हम बात करेंगे कि जो हमारे एनिमल्स उसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, किन किन तरीक़ों से करते हैं और ये क्यों की जाती है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने का भाव क्या होता है कि हम लोगों को अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल जाए। अगर हम लोगों को अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है तो हम उसी हिसाब से उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करते हैं, जिसमें बच्चे का विकास भी बढ़िया होता है और उसकी मैनेजमेंट भी बढ़िया चलती है। लेकिन अगर हम लोग इसको अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी ना करें तो फिर हमको कई बार काफ़ी लंबे अरसे तक हम लोगों को प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चलता। तो हम उसकी जो मैनेजमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिशनल तरीके से हो या ये मैनेजमेंट फैक्टर से हो, तो उसकी उस हिसाब से हो नहीं पाती, जिसका बाद में हम लोगों को जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन वो हम लोगों को नुकसान सहना पड़ता है। इसलिए जितनी अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाए वो फार्मर्स के लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी ही ज़्यादा बढ़िया होती है। उसका इकोनॉमिक स्टेटस उस पशु से बना रहता है। जो अलग अलग तरीके हम डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स में अडॉप्ट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फ्रॉम विजुअल साइंस, सेकंड इज़ पर रेक्टल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, फोर्थ इज़ एब्डोमिनल पैल्पेशन, फिफ्थ इज़ एब्डोमिनल बैलोटमेंट एंड सिक्स्थ इज़ बाई सर्टन लेबोरेटरी मेथड्स। एक एक करके हम लोग सबका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका है फ्रॉम विजुअल साइंस। जब भी एक गाय प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें हम लोगों को कैसे कैसे लक्षण नजर आते हैं। सबसे पहले वो पशु हीट में आना बिल्कुल बंद कर देता है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है पशु का हीट में आना बिल्कुल बंद हो जाता है। दूसरी बात, पशु का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, वो बिल्कुल डोसाइल हो जाती है। लेकिन 3-4 महीने के बाद आप देखोगे उसके दूध की प्रोडक्शन में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली भी दूध की प्रोडक्शन में डिक्लाइन होता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट हो तो उसका जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो ज़्यादा होता है रिलेटिवली। और 5वें-6ठे महीने में उसका जो एब्डोमिनल साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है और हम लोगों को बाहर से महसूस होता है। और साथ साथ उसका जो बॉडी वेट गेन है, उस पशु का जो प्रेग्नेंट है उसका बॉडी वेट गेन भी बढ़ने लगता है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगा तो उसका बॉडी वेट गेन कम होता है या मेंटेन रहता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसमें बॉडी वेट गेन बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे लक्षणों से हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम जजमेंट कर सकते हैं ये पशु हमारा प्रेग्नेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सभी जो साइंस हैं दे आर नॉट ए कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इसमें हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे कन्फर्मेशन तरीका है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का इन लार्ज एनिमल्स, स्पेशली इन गायों में, भैंसों में या घोड़ियों में, वो हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका माना गया है, सबसे सस्ता तरीका माना गया है, सबसे आरामप्रस्त तरीका है, जिसमें हम लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। केवल डॉक्टर को ग्लव्स डाल के उसको पर रेक्टम हम लोगों को एग्जामिनेशन करनी होती है। सो ये सबसे सस्ता तरीका है, सबसे आसान तरीका है और वेरी इजीली कैरी ऑन हो सकता है और सबसे इफ़ेक्टिव भी है। लेकिन इफ़ेक्टिव तब है जो प्रेगनेंसी डायग्नोस करने वाला टेक्नीशियन है या बंदा है या डॉक्टर है, उसकी एफिकेसी कितनी है। अगर वो प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड हैंड पर्सन है तो इसमें एरर बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस कम है या वो अपना प्रॉपर डायग्नोस बना नहीं पाता तो फिर उसमें एक एरर आती है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, क्योंकि जो भी बंदा ये काम करता है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करता है। लेकिन ये तरीका हम लोग गायों में, भैंसों में और घोड़ियों में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन यही तरीका है जो हम लोग फील्ड में आप लोग कैरी ऑन करते हो या फील्ड में हम लोग कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि इसी तरीके का आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस दिया जाता है। थर्ड इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें हम लोग पशु का अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन दिस इज़ दी 100% एफिशिएंट वे। सबसे ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने का तरीका जो है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, दैट इज़ दी बाई अल्ट्रासोनोग्राफी।
और इसमें हम लोग जो प्रेगनेंसी है वो अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं। जहाँ तक पर रेक्टल एग्जामिनेशन का सवाल है, इसमें हम कम से कम 2.5 महीनों के बाद प्रेगनेंसी डायग्नोस अडॉप्ट करते हैं। 2 महीनों के बाद भी आप लोग कर सकते हो, आफ्टर 60 डेज कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ कंसर्न्ड, इसमें हम लोग 35 से 40-45 दिनों के भीतर भी उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोस कर लेते हैं और उसी वक्त हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके भीतर बच्चा है या प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसके फिर अल्टरनेटिव मेथड्स अडॉप्ट करते हैं ताकि वो दोबारा हीट में आ जाए और इस प्रकार हमारा समय बहुत ज़्यादा बच जाता है। आगे एब्डोमिनल पैल्पेशन, इसमें क्या है, ये हम उन पशुओं में कैरी ऑन करते हैं जैसे हमारी शीप होगी या हमारी गोट्स होगी या हमारी बिचेस होगी, इसमें हम लोग एब्डोमिनल पैल्पेशन करते हैं। एब्डोमिनल पैल्पेशन में जिस इलाके में एब्डोमेन के जिस रीजन में बच्चेदानी की लोकेशन है, हम उस इलाके में अपनी इस उंगलों से फिंगर से इसको पैल्पेट करते हैं, ठीक है ना। पैल्पेट करने के पश्चात हम लोगों को बहुत आसानी से इस बात का पता चल जाता है कि इसके भीतर कितने बच्चे हैं, उन बच्चों की प्रेजेंटेशन क्या है, उन बच्चों की पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इस तरह का अनुमान हम लोग नॉर्मली इसमें लगा लेते हैं। पर कई बार इसके शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं, जब हम पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न के कारण जो उसकी एफिकेसी है वो 100% आती नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए 100% रिलायबल मेथड। पर फिर भी अगर कोई टेक्नीशियन अच्छा है तो इसमें रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसको बड़े एनिमल्स में, जिनका बहुत बड़े साइज़ के पशु हैं जैसे हमारी गायें और भैंसों में, उनमें ये एब्डोमिनल पैल्पेशन करनी ये संभव नहीं है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल ब्लोटमेंट। एब्डोमिनल ब्लोटमेंट भी इन्हीं पशुओं में कैरी होती है जो स्मॉल एनिमल्स हैं, जैसे शीप होगी, जैसे गोट होगी या जैसे बिचेस होगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमेन जिस रीजन में एब्डोमेन का यूट्रस लोकेटेड है उसमें हम लोग ऐसे अपने फिंगर से उसको टच करते हैं और नीचे से उसको पुश देते हैं। जब पुश देंगे क्या होगा, जो बच्चा का फ्लूइड के भीतर बच्चा है वो ऊपर जाएगा और जब ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा। जैसे ही वो नीचे आता आपके फिंगर्स को उसकी टचिंग होती है, उसके बॉडी पार्ट्स टच करते हैं, तो उसमें केवल आप लोग ये महसूस कर पाते हो कि इसमें बच्चा है या नहीं है। लेकिन अगर आप लोग से उसमें बच्चे की जो प्रेगनेंसी का समय क्या है या बच्चे की कितनी पोजीशन क्या है, ऐसी बातों को हमें अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी एब्डोमिनल ब्लोटमेंट सिर्फ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए है, लेकिन उसमें हम लोग पूरा अध्ययन नहीं कर पाते कि इसमें उसकी बच्चों की पोजीशन क्या है, बच्चों का नंबर क्या है, बच्चों की प्रेजेंटेशन क्या है। इस बात का हम लोगों को अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ बाई लेबोरेटरी मेथड्स, जिसमें हम लोग सर्टन ये प्रोटीन्स और हार्मोन्स को डिटेक्ट करते हैं। इसमें आपको बताऊं थोड़ी सी बात, अगर आपके समझ में आ जाती है। जब किसी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स में बच्चा इम्प्लांट होता है, जो आपको पहले ही मैंने समझा था, भैंसों और गायों में बच्चे की जो इम्प्लांटेशन होती है 17 दिनों की उम्र में होती है, जब बच्चा 17 दिनों का आता है। लेकिन सभी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स में ये बच्चे की इम्प्लांटेशन 17 दिनों में नहीं होती। जैसे घोड़ियाँ हैं, इसमें 12 से 14 दिनों में हो जाती है। इस तरह भेड़ें और बकरियां हैं आपकी, उनमें 12 से 14 दिनों में हो जाती है। अगर सूरियों की बात करें तो उसमें 11 से 12 दिनों में ही हो जाती है। लेकिन जब इनकी इम्प्लांटेशन होती है तब उसके शरीर के भीतर कुछ ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो इस प्रेगनेंसी को निकालने से रोके रखते हैं। उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्रोटीन्स। क्या बोला जाता है उसको? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये केवल तब पैदा होंगे जब बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा। हर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल में जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में ईस्ट्रोजन हार्मोन है, किसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है ना, किसी में ये रिलैक्सिन हार्मोन है। ऐसे ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हार्मोन्स के रूप में होते हैं। ये ऐसे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन्स पैदा होते हैं या हार्मोन्स पैदा होते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन, यही उसके बाद यूरिन में आने शुरू हो जाते हैं। कुछ पशुओं में ये मिल्क में आने शुरू हो जाते हैं, उसके खून में भी आते हैं। लेकिन उनका यूरिन में आना या उनका खून में आना या उनका ब्लड के भीतर आना, ये अलग अलग डेज पे डिपेंड करता है। कई दिनों में, कई केसों में 15 दिनों के बाद खून में आते हैं, कई केसों के बाद यूरिन में बाद में आते हैं, कई में यूरिन में पहले आते हैं। जिस केस में पहले आते हैं या जिस चीज़ में वो निकलते हैं
हम उस चीज़ को, चाहे उसका यूरिन का सैंपल हो या मिल्क का सैंपल हो या ब्लड का सैंपल हो, उस चीज़ में हम उस दिनों में डिटेक्ट करते हैं जिन दिनों में उनकी अपीयरेंस होती है। और किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं? जो उस स्पीशीज़ ऑफ एनिमल के उन एक्सक्रीशंस में या सेक्रीशंस में निकलती है। तो उसको डिटेक्शन करने के बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये केस प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन इसकी भी जो एफिशिएंसी, यहाँ तक जितनी किट्स आई हैं मार्केट में, प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट्स एज फार एज एनिमल्स आर कंसर्न, ठीक है ना, तो उसमें मैंने देखा है कि 80 से 90% या 75 से 85% उनकी एफिकेसी सही है, लेकिन उसमें 10 से 15% उसमें एरर है। अगर 10 से 15% एरर है तो हम ऐसी किट्स को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्यों? अगर प्रेगनेंसी की बात करें, 10 से 15% जो एरर आना है, दिस इज़ टू मच। हम तो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में 1% एरर भी नहीं होनी चाहिए। अगर 1% एरर तो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर इन टेस्टों में 10 से 15% की वेरिएशंस आती है या उनका नेगेटिव रिजल्ट सही नहीं आता, तो इन टेस्टों को हम लोग ज़्यादा अच्छा मानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन सभी तरीक़ों को, इनकी क्या इनकी सक्सेस रेट है, क्या इनकी एफिकेसी है और कैसी इनकी सहूलत है, कितना इन चीज़ों पे पैसा खर्च होता है, जो सबसे बढ़िया तरीका है लार्ज एनिमल्स में, दैट इज़ ऑलवेज बाई पर रेक्टल एग्जामिनेशन। और जहाँ तक अल्ट्रासोनोग्राफी का सवाल है, अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी कॉस्टली आल्सो। ये बहुत महंगा है और हमारे फार्मर्स इसको इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते, इसलिए नॉर्मली फील्ड में हम लोग हमेशा पर रेक्टल एग्जामिनेशन ही करते हैं।